अस्सलाम वालेकुम। जो स्टेज पर बैठे सभी हजरात हैं, मैं सबके नाम नहीं लेता क्योंकि सबके नाम मुझे पता भी नहीं है और उसके लिए टाइम को वो चला जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि उर्दू का ज़्यादा इल्म मुझे नहीं है, इसलिए मैं शायद उर्दू, मराठी, हिंदी, इंग्लिश ये सबकी खिचड़ी लैंग्वेज के अंदर आपसे बात करूँगा। उम्मीद ये है कि आप लोग समझ लेंगे। और जीजीएस स्कूल का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर जो इज्जत अफजाई की, यहाँ पर बुलाकर। ये वाशिम में आने के बाद से मन में एक खलल तो थी कि भाई अपने कौम के लोगों से मिलना चाहिए, बात करना चाहिए। बहुत सारे लोग रोज आके मिलते हैं और ये खलल माइनॉरिटी का जो प्रोग्राम था कलेक्टर ऑफिस में, उसमें मैंने बोलकर दिखाई और उसके बाद से काफ़ी लोगों ने आकर मिलना शुरू किया। हो सकता है शायद लोगों को पता ही ना हो, क्योंकि हर जगह वो नाम जो है वो शाह साहब आता है, तो बहुत सारे लोगों का ऐसा लगता है कि गुजराती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे जो निजामत कर रहे हैं सर, उन्होंने भी अपने एक शेर में कहा था कि फकीर से राजा बना दिया। मैं सही मायने में फकीर का लड़का हूँ। मेरे दादा जो है वो फकीरी करते थे। जलगांव जिले के अंदर बोरखेड़ा करके गाँव, और वहाँ पर फकीरी का काम जो है मेरे दादा करते थे। और मैं आज जो भी हूँ वो मेरी माँ की दुआओं का नतीजा। मेरी माँ का नाम साबेरा भी था। वो पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन उसकी ये जिद थी कि ये मेरा बच्चा जो है वो बड़ा अफसर बनना चाहिए। और उस जमाने में, मुझे याद नहीं अभी उस जमाने का दौर कैसा रहूंगा, आज मेरी उम्र 48 साल है, वो चाहती थी कि मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ूं। घर के हालात वैसे तो थे नहीं, पर उन्होंने वो जो कॉन्वेंट स्कूल थी उसके जो सिस्टर्स और मदर्स थे, रोज जाके उनसे मिलना, उनसे गुजारिश करना, ऐसा महीना भर सिलसिला उन्होंने शुरू किया जब तक कि उन्होंने मुझे एडमिशन दिया। और मुझे उस कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन मिली। शायद अल्लाह ताला को ज्यादा दिन तक मेरी माँ का साथ मुझसे नसीब नहीं था। वो सिर्फ मैं चौथी में था जब तक मेरे साथ था, पर उसको पढ़ते लिखते नहीं आने के बावजूद वो रोज मुझे सामने पढ़ाने के लिए बैठा था। उसको क्या समझता था मुझे पता नहीं, पर वो सामने बैठकर मेरा पूरा स्टडी जब तक नहीं होता था वो सामने बैठी रहती। और चौथी क्लास तक ही उसने इल्म के लिए जो इंटरेस्ट होता है वो मेरे में कर रहा है, आगे वो नहीं रही। और मेरे अब्बा जो है वो गल्फ कंट्री में थे, वो 2 साल में एक बार आते थे। कुवैत में थे, 2 साल में एक बार आते थे। तो घर पर ऐसे तवज्जो देने वाला, बोलने वाला, पढ़ाई कर ऐसा कहने वाला कोई नहीं था। मेरे पूरे खानदान में किसी ने पढ़ाई भी नहीं की, ये भी बता दूंगा। लेकिन वो मेरी माँ की दुआ थी कि उसका जो इच्छा थी कि मेरा लड़का अफसर बने। वक्त गुजरता गया, मैंने 12 पास किया। 12th में मुझे 93% आया। हालांकि
गवर्नमेंट कोटे से मेडिकल कॉलेज के लिए नंबर भी लगा, पर घर के हालात ऐसे थे कि वो मेडिकल कॉलेज का खर्च मैं नहीं कर सकता। तो मेरे एक दोस्त है, उनके जो अब्बू है, पराते साफ करके तो मैं नाम भी लेके बोलूंगा, उन्होंने कहा कि तुझ में टैलेंट तो है, तो तू ऐसा क्यों नहीं करता कि ठीक है मेडिकल का तू 4.5 साल तक का ये करेगा, फिर उसके बाद और MD करेगा, MS करेगा, उसके बाद भी तुझे दवाखाना डालने के लिए 2, 4, 5 करोड़ रुपए लगेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तू ऐसा क्यों नहीं करता कि तू BSc एग्रीकल्चर कर, क्योंकि उस जमाने में BSc एग्रीकल्चर के लड़के UPSC और MPSC सबसे ज्यादा पास होते। बोले तू BSc एग्रीकल्चर का, तुझ में टैलेंट है, तो तू शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो पास हो जाएगा। और मैंने BSc एग्रीकल्चर को एडमिशन लिया। 1999 में मैं BSc एग्रीकल्चर पास हुआ और MPSC की एग्जाम जनवरी 2000 में आई, यानी 6 महीने के अंदर ही MPSC की एग्जाम हुई और पहली ही अटेम्प्ट में मैंने MPSC का एग्जाम क्लियर किया। ये सब हिस्ट्री बताने की वजह ये है कि इसके आगे का जो किस्सा है वो बहुत मजेदार है। MPSC की परीक्षा पास तो हो गया, काम करना था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, और खेती बाड़ी से तो 7 पुश्तों से किसी का संबंध नहीं। तो किसानों को क्या बताएं? तो हमारे जान पहचान वाले थे, शाहदा करके तालुका है नंदुरबार जिले में, वहां पर अब्दुल्ला यूसुफजी एंड सन्स करके एक गोरी समाज के जो है उनका पेस्टिसाइड का दुकान था। और मैं ग्रेजुएशन होने के बाद, सिलेक्ट होने के बाद भी घर की हालत जो है वो काफी नीचे गिरती जा रही थी, क्योंकि अब्बा जो है गल्फ वॉर के बाद घर आ चुके और घर में कोई कमाई का जरिया नहीं था। तो वो पेस्टिसाइड के दुकान के ऊपर मैंने काम किया और उनकी खेती 1 साल तक का, उनका जो सालदार है उसके साथ खेत में रह के मैंने किया। मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं ऑफिसर बोल के सिलेक्ट हो गया, और वहां मैंने नॉलेज लिया और मेरी पहली पोस्टिंग आई, वो आई तालुका कृषि अधिकारी शिंदखेड़ा करके एक तालुका है दुलिया जिले में, तालुका कृषि अधिकारी शिंदखेड़ा करके मेरी अपॉइंटमेंट आई। और वो जो तालुका का ऑफिस था, वो ऑफिस एक सीड फार्म के ऊपर था, जैसे यहाँ पर भी नर्सरी या गवर्नमेंट के फार्म होते हैं, ऐसे फार्म के ऊपर वो ऑफिस था। और मैंने वहाँ जाके ज्वाइन किया। एक 2 महीने का टाइम गया होगा और मैं ऑफिस में बैठा था और एक बूढ़ी औरत जो है वो बाहर आई मेरे ऑफिस के बाहर, और वो मेरे सिपाही को कहने लगी कि मुझे ये साहब से मिलना है। वो सिपाही बोला कि वो बहुत बड़े साहब है, वो तुमसे मिलेंगे नहीं, तुम्हारा क्या काम है पहले बोलो, उसके बाद आप तुमको छोड़ते नहीं। तो मेरे ध्यान में आया कि बाहर कुछ तो चल रहा है, और वो औरत बोली कि नहीं मुझे इसी साहब से मिलना है। तो मैंने वो बेल बजा के सिपाही को अंदर बुलाया, उसको पूछा कि क्या चल रहा है। तो बोले साहब एक बहुत बूढ़ी औरत आई है और वो कह रही है कि मुझे इसी साहब से मिलना। तो ठीक है भेजो तुम। वो औरत अंदर आई और उसने कहा कि मेरा नाम रजिया है, और बोले तू मुझे नहीं पहचानता, मैं तुझे अच्छे तरह से पहचानता। मुझे भी हैरानी, मैं उनको बोला खाला तुम मुझे कैसे पहचानते, मैं तो आज आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। तो बोले तेरे माँ का नाम साबेरा है। मैं बोला हाँ। बोले तुझे शायद पता नहीं कि जब तू पेट में था तो इसी सीड फार्म के ऊपर तेरी माँ मजूरी करने आया करती थी, और आज अल्लाह का करम देखो कि उसी सीड फार्म के इस सबसे बड़े ऑफिस में तुम ऑफिसर बोलते हो। तो जहां पर इन्हें ये अल्लाह का करम देखो, जहां पर मेरी माँ ने पसीना टपकाया था
उसी जमीन को सींचने की जवाबदारी अल्लाह ताला ने मुझ पर। ये सब बताने की वजह ये थी कि जब हम लोग सोचते हैं कि पढ़ लिख कर क्या होगा, हम लोगों को कौन सा गवर्नमेंट में नौकरी मिलती है, हम लोगों का कौन सुनता है, भाइयों ये सब बातें गलत है। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग सही तरीके से, सही मायने से कोशिश करते ही नहीं, और बिना कोशिश करे हम हमेशा दूसरों को दोष देते रहते। हम जब एक उंगली सामने वाले पे दिखाते तो हम भूल जाते कि 3 उंगलियां हमारी तरफ और एक खुदा गवाह है। बराबर। मुझे एक एग्जाम्पल आप बताओ कि एखादी इंसान ने तहे दिल से कोशिश की, पूरी मेहनत की, और अल्लाह ताला ने उसको नाकामयाब किया। कहीं पर भी नहीं। अगर ऐसा रहता ना तो अब्दुल कलाम साहब इस देश के प्रेसिडेंट नहीं बनते। हम लोगों ने यह भी सोचना चाहिए कि सबसे बड़ा इस देश का कोई है तो वो प्रधानमंत्री नहीं है, प्रेसिडेंट है, और वहां तक का हम लोग जा चुके हैं। तो अपने बच्चों को सही तरीके से सही राह पर ले जाना। मुझे जो राह दिखाई वो मेरे दोस्त के पिताजी ने दिखाई, और मेरे सर। एक्चुअली 3 लैंग्वेजेस में सर आपके बच्चों ने दिया ये कि हम बोला चलो 3 लैंग्वेजेस में या होगी तो अपन तो तीनों लैंग्वेज में बात करते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरा पूरा एजुकेशन का खर्च, मेरा पूरा पढ़ाई लिखने का खर्च जो है वो 2 चीजों से हुआ। एक था स्कॉलरशिप और दूसरी थी वक्तृत्व और वाद विवाद स्पर्धा। यानी मराठी का मैं स्टेट का विनर हूं, हिंदी और इंग्लिश में मैं नेशनल विनर भी हूं, और उसके इनाम के जो पैसे आते थे उससे मेरी पढ़ाई। और वो अलग अलग विषय पे भाषण देते हुए ये स्टेज डेयरिंग डेवलप हुआ। यानी आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लगभग हजारों किसानों के सामने जब मैं 5 दिन कंटिन्यू भाषण करता हूं, यानी सेंद्रीय खेती का ऐसा विषय है कि जहां पर मैं अकेला 5 दिन फार्मर को ट्रेन देता हूं। आपको शायद यकीन नहीं होगा, मैं 13 साल रत्नागिरी में था। रत्नागिरी में मेरा खुद का किसानों के लिए ट्रेनिंग सेंटर था, जहां पर 10,000 रुपए भरकर लोग ट्रेनिंग लेने आते थे। और उसी वजह से वो जो ख्याति थी वो डिप्टी सीएम अभी के और उस वक्त के सीएम फडणवीस साहब तक पहुंची, और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर एक जैविक खेती मिशन चालू कर रहे हैं आत्महत्याग्रस्त के 6 जिलों में, तो हमको डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर चाहिए। तो एक ही नाम आया, वो मेरा। हमेशा जो है सपना जो है वो बड़ा होना। एक बहुत अच्छा शेर है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ाना। आप में अगर हौसला है तो किसी माइकल लाल में ये ताकत नहीं है कि वो आपको जमीन पर ले। सिर्फ आपकी जिद, आपकी लगन। सर ने भी कहा कि मेहनत। मैंने कह तो दिया कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर एमपीएससी पास हो गया, पर उसके लिए 18 घंटे रोज पढ़ाई करना पड़ती थी। 18 घंटे पढ़ाई करने के बाद जब पीठ टेकता था, दूसरे मिनट को नींद आ जाती। और आपने कहा कि आपकी जो स्कूल है सर ये नॉलेज देने का काम कर सकते हैं। देखो, किसी भी को आगे बढ़ना है या किसी भी इदारे को आगे बढ़ना है या किसी स्कूल को आगे बढ़ना है, किसी फर्म को आगे बढ़ना है,
तो सवाल पूछने चाहिए, आस्क, ASK आस्क, पूछना चाहिए। ये ASK आस्क कहने उसमें से का के है नॉलेज। नॉलेज देने का काम आप कर सकते हो, पर जब तक का ये जो नॉलेज आप दे रहे हैं उसका रूपांतर स्किल में होता नहीं। एस जो है के में से, वो आस्क में से, एस जो है स्किल है, ये हो गया एस जो है वो स्किल है। आप भले नौकरी ना करो, आप कोई धंधा करो, कुछ भी करो, पर उसके लिए भी आप में स्किल होना जरूरी है। और इसलिए ये आनंद मेला हुआ और ये जो विज्ञान प्रदर्शन है ये इंपॉर्टेंट है। मैं जब देख रहा था कि ये बच्चे जो है अलग अलग चीजें बेचने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मेरा एक दोस्त है, सिंधी समाज का है, दुनिया में करोड़ों का उसका बिजनेस है, पर वो लोग एक दिन ऐसा सेलिब्रेट करते हैं कि उनके घर के जो भी बच्चे हैं, जॉइंट फैमिली है, जो भी बच्चे हैं वो अलग अलग चीजें लेकर बेचने के लिए बैठते हैं बच्चे, और उस फैमिली के लोगों ने उनसे खरीदी करनी। तो वो कोशिश ये करते हैं कि उस बच्चे को ज्यादा से ज्यादा वो पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं। आज ये जो बच्चे अलग अलग चीजें बेच रहे हैं तो वो लोगों को उनकी चीज सोना है, उनकी चीज अच्छी है, ये बताने की कोशिश करें। तो ये बिजनेस का स्किल हम लोग इसमें डेवलप करें। आप अगर मैकेनिक भी बन रहे हो तो मैकेनिक ऐसे बनो कि टॉप के बनो, कि हो सके कि शायद एक आधी होंडा कंपनी आपको बुलाए कि हमको मोटरसाइकिल आपसे डिजाइन करवानी। डिग्री होना चाहिए जरूरी नहीं है, मगर उस चीज को समझकर उसमें का स्किल डेवलप करो। स्किल क्या है? स्किल यानी क्या कि जो नॉलेज आपने लिया है उसका जो भी प्रॉब्लम है उसको सुलझाने के लिए इस्तेमाल करना। हमने जो नॉलेज लिया है उसको किसी की भी समस्या है, जो हमारी समस्या है उसको सुलझाने के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं वो है स्किल। वो किसी भी चीज में हो सकता है, वो पढ़ाने में हो सकता है, मैकेनिक काम में हो सकता है, खेती बाड़ी में हो सकता है, किसी भी चीज में स्किल के बगैर आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। हो सकता है कि आप में नॉलेज भी हो, स्किल भी आ जाए, और उसके आगे का सबसे जरूरी है वो एस के में से एस हो गया, के हो गया, जो बचा ए है वो है एबिलिटी। एबिलिटी क्या है कि आपने नॉलेज ले लिया, स्किल भी आपने डेवलप कर लिया, खुद की जो प्रॉब्लम्स है वो भी सुलझा ली। पर आपने खुद की प्रॉब्लम सुलझा ली इसका मतलब आप समाज की प्रॉब्लम सुलझा सकते हो, ऐसा नहीं। एबिलिटी यानी आपने जो भी नॉलेज है, स्किल है, उसका इस्तेमाल कर कर जब तक आप समाज के प्रॉब्लम सुलझाते नहीं, आप एबल हो ये अपन कोई बोल नहीं। तो मेरी स्कूल से गुजारिश है कि आप बच्चों को नॉलेज दो, स्किल दो, पर उनको एबल बनाने की कोशिश करो ताकि वो अपनी बिरादरी, अपनी कौम को आगे ले जाए। हो सकता है कि काफी कम लोग नौकरी करने वाले बने, कोशिश स्कूल की ये होनी चाहिए कि ज्यादा लोग नौकरी देने वाले बने। नौकरी करना आसान है, नौकरी मैं अकेला कर रहा हूँ, पर अगर मैं एक आधी बिजनेस करूँ या कोई इंडस्ट्री डालूँ तो हो सकता है कि मेरे कौम के 100 लोगों को मैं रोजगार दे सकूँ, नौकरी दे सकूँ। तो बच्चों की सोच जो है वो फाउंडेशन जो है वो उस तरीके से बनाया जाए, इतनी मेरी स्कूल से जो है वो गुजारिश है। और सलीम भाई जब आए और उन्होंने कहा कि आपको आना है, अभी बहुत सारे प्रोग्राम में मैं जाता हूँ, हजारों लोगों के साथ जो है वो बात होती है, पर ये प्रोग्राम में आने की मेरी भी एक खास वजह है। मैं देखना चाहता था कि ग्राउंड लेवल पे काम कैसे चल रहा है, क्योंकि हम लोगों के सामने जो आता है वो अच्छी पिक्चर आती है हर जगह से, हर कोई आदमी आकर हमसे सिर्फ अच्छी बातें करता है, वही ग्राउंड लेवल की क्या समस्या है, एक्चुअल परिस्थिति। और जब तक आप ग्राउंड में नहीं उतरते आप क्या प्रॉब्लम है समझ नहीं सकते। प्रॉब्लम समझना है तो आपको मैदान में आना पड़ता। तो आपने सब लोगों से जो है रूबरू होने की कोशिश की, और आपने कहा था कि हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम में भी कोई है जो आगे बढ़ा है और उसको देख के आगे लोग बढ़ना चाहें। अगर आज का जो भी बात हुई उसमें से
इनमें से एक भी बच्चा अगर उसको उसमें से कुछ लेता है और वो आगे बढ़ता है तो मैं ऐसा समझूंगा कि मेरा आना यहाँ पर जो है वो सफल हुआ। और मेरे जो टीचर्स हैं उनसे एक ही गुजारिश, मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूं कि एक मूर्तिकार था और वो मूर्तिकार रास्ते से जा रहा था, उसको एक पत्थर मिला। उसको पत्थर मिला तो उसने सोचा कि ये काफी अच्छा पत्थर है, मैं इसको तराश कर इसकी मूर्ति बना दूं। और उसको तराशने के लिए चीनी हथौड़ा जो है वो हाथ में लिया। तो पत्थर से आवाज, अंदर से आवाज आई कि ये मूर्तिकार, मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं, तू मेरे ऊपर कुछ भी करने की कोशिश कर, तू मेरे ऊपर कुछ भी करने की कोशिश मत कर। वो मूर्तिकार थोड़ा और आगे बढ़ेगा और एक पत्थर दिखा तो उसको लगा ठीक है इसी पत्थर से मूर्ति बना देता हूँ। और उसने चीनी हथौड़ा उठाया तो वो मूर्ति से वो जो पत्थर है उससे अंदर से आवाज हुई कि ये मूर्तिकार, तुझे मेरे ऊपर जो भी कोशिश कर रही है तू कर, तुझे पूरी आज़ादी है कि मुझे जिस तरीके का तू शेप देना चाहे तू दे सकता है, जितने हथौड़े मुझे मारना चाहे तू मार सकता है। और उस मूर्तिकार ने जो है उस पत्थर से एक मूर्ति बनाई और वो आगे बढ़ गया। और कुछ सालों बाद उस मूर्तिकार को फिर से उसी रास्ते से आने का मौका मिला तो उसने देखा कि उस मूर्ति की जगह पर एक मंदिर बना हुआ था। उस मूर्ति की जगह पर एक मंदिर बना हुआ था। अभी वो मूर्तिकार था, उसी ने मूर्ति बनाई थी, तो भी वो उसको ये हुआ कि चलो अब मंदिर बना है तो मैं भी अंदर जाके देख लूं। और वो बोला कि ठीक है, अंदर जाने से पहले मैं यहाँ पर ये पत्थर जो पड़ा है इस पर एक नारियल फोड़ लूं। तो जैसे ही नारियल फोड़ने के लिए उसने नारियल उठाया, वो पत्थर में से नारियल फोड़ने का जो पत्थर था उससे आवाज आई कि ये मूर्तिकार, उस वक्त अगर मैंने तेरी बात सुनी होती तो आज रोज मुझे नारियल के घाव सहन नहीं करने पड़े और मैं अंदर होता और वो मूर्ति का पत्थर बाहर होता। आप जो टीचर हो वो सब उस मूर्तिकार के भेष में हो। ये बच्चे आज पत्थर है, इनकी मूर्ति किस तरीके की बनानी है ये आपके हाथ में। एपीजे अब्दुल कलाम साहब से जब सवाल पूछा गया था कि आप साइंटिस्ट हो, सबसे अच्छी उपलब्धि कौन सी है, तो उन्होंने कहा था मैं साइंटिस्ट से पहले खुद एक टीचर हूँ ये मानता हूँ, और जब मेरा वो है कोई बच्चा अच्छी कोई अचीवमेंट करता है तो उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो मेरे लिए सबसे बड़ा है। तो आपको अल्लाह ताला ने जो है वो रोल अदा किया है कि आप इन बच्चों का भवितव्य जो है वो आगे चलकर बढ़ा सको, और इनमें से आगे चलकर अगर कोई कलेक्टर, एसपी, आईपीएस, तहसीलदार, प्रांत जो भी है बनता है तो ऐसे सभी बच्चों का इस्तेकबाल आप जरूर स्कूल में करें। और जब मैं आया हूं तो एक छोटी सी गुजारिश ऐसे कि मैंने कहा था कि मेरे एजुकेशन का खर्च ये स्कॉलरशिप से हुआ है। आप 10वीं तक आ चुके हैं। मेरी गुजारिश आपसे ऐसी कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, फिर वो साइंस के हो, इंग्लिश ओलंपियाड हो, जो भी हो, मैथ ओलंपियाड हो, ये सभी कॉम्पिटिशन में अपने बच्चों को आप बैठने लगाओ, बिल्कुल बैठने लगाओ। और जो भी बच्चा ये जो स्कॉलरशिप के एग्जाम्स है वो क्लियर करता है और आपके स्कूल में फर्स्ट आता है, उसको मैं जिंदा हूं जब तक हर साल 1001 रुपए का बख्शिश हर साल में दूंगा। जो भी बच्चा स्कॉलरशिप क्लियर करेगा हर साल को, उसको जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे मरने के बाद तो मैं बता नहीं सकता, पर जब तक मैं जिंदा हूं 1001 रुपए का बख्शिश मुझे पता है कि 1001 की रकम बहुत बड़ी नहीं है, पर एक फकीर दे रहा है। फकीर की आदत तो मांगने की है, देना तो हमको सिखाया नहीं, पर फिर भी एक फकीर दे रहा है ताकि ये बच्चे आगे बढ़े। यही मेरी आपसे गुजारिश है। और आखिर में जाते जाते सिर्फ एक बात कहूँगा कि आपने फिर से मुझे स्कूल के ज़माने में ले आया। मैं भी साइंस एग्जीबिशन में पार्ट लेता था, आनंद मेलों में पार्ट लेता था। आज ये बच्चों को देखने के बाद मुझे फिर से मेरे स्कूल में जाने का मौका मुझे मिला, और लकीली देखो आपके यूनिफॉर्म से आज मैं भी मैच हूँ। बिल्कुल
आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा, आजकल का जो जमाना है वो बड़ा अजीब जमाना है। आजकल जो है भाई जो है वो भाई का सुनने के लिए तैयार है, बेटा जो है वो बाप का सुनने के लिए तैयार है, इतना क्या बीवी जो है वो शौहर का सुनने के लिए तैयार है। और ऐसी परिस्थिति में भी आपने पूरा पसीने से लथपथ होने के बावजूद मुझे 15 मिनट सुना, इसलिए आपका मैं शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।